मैंने जब सीए क्वालिफाई किया वे बैक इन 1986 तो आई प्रैक्टिस एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट इन दिल्ली। तो अभी जो नया एक्ट आया है, द आइडिया इज दैट इट इज फ्री फ्रॉम ऑल एक्सप्लेनेशंस एंड प्रोवाइजोस। इनकम टैक्स 1961 का वही सोल को इंपोर्ट किया गया है इनकम टैक्स एक्ट 2025 में। इनकम का जो कॉन्सेप्ट है, इट इज़ द कोर ऑफ ऑफ एवरी लिटिगेशन। आप देखें जो मैट्रिमोनी में जो लिटिगेशंस होते हैं उसमें बहुत सारे क्लेम्स को बड़ा चढ़ा के बताया जाता है। जो लोअर कोर्ट में जो सर हमारे ऑफिसर्स हैं, टैक्सेशन का उनको कुछ भी नहीं मालूम। I mean, when we say that we have moved from the concept of assessment year to a tax year, let me tell everybody that we are moving to the global understanding of the law. नमस्कार, वेलकम टू द ग्रे एरियाज। और आज हमारा टॉपिक है टैक्स। और टैक्स पे आपने बहुत सारे वीडियोस एंड चीज़ें देखी होंगी, लेकिन कोई इस तरीके से बात नहीं करता या इस टाइप की या इस टॉपिक पे बात नहीं करता है जो नॉर्मल कॉमन मैन फेस करता है डेली बेसिस पे। सो आज हमारे साथ हैं जीएस पन्नू सर। जीएस पन्नू सर जो हैं ये वाइस प्रेसिडेंट थे आईटीएटी में। उससे पहले सर को 40 इयर्स का जो है एक्सपीरियंस है। तो सर की जो जर्नी थी 40 इयर्स की वो सर से ही जानेंगे। सो वेलकम सर, वेलकम टू द ग्रे एरियाज और बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने का। नेक्स्ट हमारे साथ हैं मिस्टर रुचेश सिन्हा। रुचेश सिन्हा इज अ एडवोकेट प्रैक्टिसिंग इन दिल्ली हाई कोर्ट एंड दिल्ली ऑल ओवर द दिल्ली इन टैक्स लॉज एंड कस्टम्स। ही इज अ स्टैंडिंग काउंसिल फॉर इनकम टैक्स एंड नाउ ही इज इन सीजीएसटी। सो मिलते हैं सर से। वेलकम सर। सर थैंक यू। वेलकम टू द ग्रे एरियाज। सर लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। उससे भी पहले सर मैं जानना चाहूँगा सर आपकी जर्नी। पन्नू सर आपने 40 इयर्स अपनी इस फील्ड को दिए एंड यू रिटायर्ड एज अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ आईटीएटी। सर कैसी जर्नी आपकी रही और सर स्टार्टिंग कैसे आपने करी, इस फील्ड में कैसे आए एंड देन यू रिटायर्ड एज अ वाइस प्रेसिडेंट। सर प्लीज़ बताइए। Well, it's been a very eventful journey in the sense that मैंने जब सीए क्वालिफाई किया वे बैक इन 1986 तो आई प्रैक्टिस एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट इन दिल्ली, मोस्टली फोकसिंग ऑन इनकम टैक्स। फिर अराउंड 2000 I joined the income tax tribunal as a member and served there for almost 24 years, out of which करीबन 18 years as a member on different benches of the tribunal in different stations. Then as vice president, and out of the 6 years as vice president, I also had an opportunity to serve the institution and head the institution as in the officiating capacity of the president. And thereafter I have retired, and now of course I am also a qualified, apart from being a qualified chartered accountant, I'm also an advocate. So now I'm advising clients and also looking into some governance issues. So serving on some board of directors also. So this is how the journey has been very, very inspiring in the sense that I have seen the transformation, not only the impact of technology, but also the borders opening up and the cross-border transactions happening, and how the world is being brought together and brought nearer, I would say, by having very uniform, seemingly uniform, and also, of course, when we say seemingly uniform, it is within the four corners of sovereignty which each country has to have. The transformation in laws, for that matter, and how the governance is now more onto the technology side of it. So this has been a very eventful journey and still is continuing. यस सर, ऑफ कोर्स, एंड वी आर ग्लैड कि आफ्टर कंप्लीटिंग योर सीए एंड आईटीएटी के बाद आप लॉ में आए और आप जिस तरीके से इसको आगे बढ़ा सकते हो, एक जो क्लाइंट आएंगे डेफिनेटली उनको जो आप नॉलेज प्रोवाइड कर सकते हो, उसके लिए वी आर ग्लैड सर आप आए। और Thank you. डेफिनेटली नॉलेज की कोई वो सीमा नहीं होती सर, सीमा और नहीं। आपके पास जितनी नॉलेज है वो अगर हमें भी मिलेगी तो डेफिनेटली वी आर गुड, वी आर हियर फॉर दैट आल्सो। I am also equally a student as I am an experienced person in the field. So it's a learning all the way. या डेफिनेटली सर, एवरीवन इज अ स्टूडेंट। अब सीखने के कोई टाइम नहीं है और लाइफ टाइम जो है हमारी पूरी लाइफ कुछ ना कुछ सिखाती ज़रूर है। दैट इज़ एब्सोल्युटली राइट। तो आपसे आज सीखेंगे। सो नेक्स्ट हम जो रुचेश सिन्हा सर जो हमारे पास हैं आज उनसे बात करते हैं। सर रुचेश सर, मुझे आपको अप्रोच करना, आपको यहाँ बुलाना, उसका सबसे बड़ा रीज़न ये था कि आपने जो बुक अभी निकाली है उसका जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छा है। और इससे पहले उस कॉन्सेप्ट पे ना तो कोई टैक्स से रिलेटेड कोई बुक आई है, इवन कोई लॉयर भी नहीं है जिसने इस तरीके से सोचा हो।
तो वो सर कॉन्सेप्ट क्या था और आपकी बुक का एग्जैक्टली क्या पर्पस था आने का? So Deepak ji, starting से fortunately I am practicing only in income tax taxation now, CGST also. So when I have learned this income tax, I have realized that income का जो concept है, it is the core of of every litigation, be it matrimony, be it PMLA, 138 के जो cases होते हैं, negotiable instrument act के, बेनामी, black money laws, CGST. So there is a continuous overlapping of the income tax vis-a-vis the other acts. आप देखें जो मैट्रिमोनी में जो लिटिगेशंस होते हैं उसमें बहुत सारे क्लेम्स को बड़ा चढ़ा के बताया जाता है राइट कि हमने इतना डाउरी दिया, या फॉर दैट मैटर अगर मेंटेनेंस अगर हमें करवाना हो कि मेंटेनेंस कैसे डिटरमाइन होगा, अगेन द इनकम टैक्स रिटर्न्स बेसिकली कितनी आपकी इनकम वर्थ है. इफ आई से दैट ऑन द मैरिज ऑफ माय डॉटर मैंने इतना इतना खर्च किया, कहाँ से वो खर्च किया, वेदर द फाइनेंशियल जो आपके स्टेटमेंट है वो सपोर्ट करते हैं आपका, क्या पहले कभी आपका असेसमेंट हुआ है, वेदर यू आर हैविंग द सफिशिएंट कैश बैलेंस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो व्हेन आई स्टार्टेड कि मुझे इस टाइप की बुक लिखनी है, देन आई रियलाइज कि यू आर करेक्ट कि देयर इज नो काइंड ऑफ दिस बुक अवेलेबल इन द मार्केट. सो इट्स अ यूनिक कॉन्सेप्ट लाइक इनकम टैक्स इंटरसेक्टिंग एंड ओवरलैपिंग विद द अदर लॉज. जो मेरी बुक है वो अलग अलग टॉपिक में यही बताती है कि इनकम टैक्स के प्रोविजंस को अगर आप ध्यान में रखते हुए उस पर्टिकुलर एक्ट का या पर्टिकुलर केस लॉ को देखेंगे तो यू कैन गिव अ होलिस्टिक व्यू ऑफ द मैटर एंड इवन द जजेस आल्सो कैन गिव अ बेटर टेक्निकल जजमेंट. एक्जैक्टली अगर देखा जाए तो इनकम टैक्स के भरने के बाद भी या उसके बिहाफ पे जो मैट्रिमोनियल केसेस में डिमांड की जाती है अपोजिट पार्टीज़ के थ्रू और जो बताया जाता है उस पर मैं डेफिनेटली इस पे बात करना चाहूँगा. और इस टाइम पे जो इनकम टैक्स लॉज इंडिया में अवेलेबल हैं, जो इनकम टैक्स या अदर टैक्सेस जो लगाए जा रहे हैं, मल्टीपल टैक्सेस आर गोइंग टू इम्पोज इन अदर पार्ट्स लाइक आप ग्रॉसरी ले लो, चाहे किसी भी चीज़ पे भी ले लो, पेट्रोल ले लो, कुछ भी ले लो, आप सब पे टैक्सेस हैं. इनकम टैक्स एक पार्ट है उनका ही. जो आम जो पब्लिक है सर, पन्नू साहब मैं आपसे जानना चाहूँगा, जो आम पब्लिक है उनके ऊपर जो टैक्स का बर्डन है, एक तो वो बहुत ज़्यादा है इफ़ यू सी, और जिस तरीके से हमारे यहाँ इनकम लोगों की है वो उस अप टू द मार्क नहीं है. आप टैक्स तो बहुत ज़्यादा ले रहे हो लेकिन किसी भी तरीके से इनकम बढ़ नहीं रही है. आप किसी भी सेक्टर में चले जाओ, इतनी ज़्यादा नहीं है, इस लेवल पे नहीं है कि इतना ज़्यादा टैक्स लिया जाए. सर वो टैक्स जो रिजीम है हमारा यहाँ का, उसके बारे में सर थोड़ा सा बताइए. देखिए दीपक जी, डेफिनेटली आप किसी भी कंट्री में जाएं तो एक ह्यूमन माइंड है दैट टैक्सेशन अवॉइड करना चाहते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली historically speaking, and conceptually also, they say that taxes are a cost of civilization. In the sense कि आप सोसाइटी में रहते हैं, जो आप गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स हैं गवर्नमेंट के, आपके लिए सोसाइटी क्या करे, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, बॉर्डर्स पे जो आपकी सेफ्टी है, कंट्री की इंटीग्रिटी है, सोवरेनिटी है मेंटेन करने के लिए, all this are contributed through taxes. Yes, right. So therefore this is the duty of the citizens to pay taxes. But yes, at an individual level always everybody wants to be most efficient in the sense to pay the minimum taxes. And on the other side is always the philosophy of the exchequer to take whatever is their due, in the sense whatever is authorized by the constitution. Fortunately for India, India is a country which is ruled by the rule of law, and the taxes are collected only with the authority of law, and there is a fair deal of mechanism in the as way of appellate procedures provided in the country. In fact, आप लेमैन के अगर आप समझाएं तो आप रिटर्न फाइल करने के बाद, असेसमेंट के बाद, एक अपील का लेवल है कमिश्नर अपील्स, उसके बाद है इनकम टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल जहाँ मैंने भी सर्व किया है, और उसके बाद हाई कोर्ट ऑन क्वेश्चंस ऑफ लॉ, एंड सो ऑल्सो सुप्रीम कोर्ट. इनफैक्ट इफ यू लुक एट अदर कंट्रीज, वहाँ 4 अपील्स का प्रावधान है ही नहीं असेसमेंट. बिल्कुल बिल्कुल. एट बेस्ट 2 का होता है, 3 का मैक्सिमम होता है. सो दैट्स वन थिंग वेयर विच इज अ मिटिगेटिंग फैक्टर इन इंडिया. सेकेंडली, सो फार एज डायनेमिक्स ऑफ टैक्स पॉलिसीज का भी रेट्स वेरिएशन हो रहे हैं. कुछ इनकम लेवल्स को लगता है कि ज़्यादा टैक्सेशन है,
कुछ एरियाज में कम टैक्सेशन है, कहीं ज़्यादा ऐसा फीलिंग होती है. सी, लुक एट आवर कंट्री एज सच. Those are very few countries in the world जो fully developed हों, जहाँ पर यूनिफॉर्म टैक्सेशन वाला सिस्टम हो, कि ऑल अक्रॉस यू हैव वन और यूनिफॉर्म, नियरली यूनिफॉर्म रेट तो ऑफ टैक्स. जीएसटी भी यही सोच के लाया गया था, लेकिन अगर आप यहाँ पे भी देखेंगे इंडिया में भी, तो जीएसटी इज नॉट अप्लाइड ऑन एवरीथिंग. तो मैं वही आपको समझाने Yes. की कोशिश कर रहा हूँ. अभी इसमें आंसर में वो चीज़ भी आएगी कि यूएस इज द जीएसटी पनेसिया फॉर एवरीथिंग. डेफिनेटली जीएसटी भी काफ़ी टैक्सेस को मर्ज करके आया है, काफ़ी उसमें स्टेट टैक्सेस थे. अब सेंट्रल एंड स्टेट्स आर टुगेदर एडमिनिस्ट्रिंग द टैक्सेस. सो लॉट ऑफ स्ट्रक्चरल चेंजेस टुक प्लेस. But let us not forget that India is a country which has so much of diversity कि आपको फिजिकल लॉज, टैक्स लॉज को भी यूज करना पड़ता है, डेवलपमेंट टूल्स, by transferring prosperity from one region to other region. For instance, we have so many backward area benefits are given in the taxation for units which are in undeveloped areas, underdeveloped areas, hilly areas, focus areas. The government of India के जैसे northeast है, वहाँ you have taxation structures which are more taxpayer friendly. Similarly for the indirect taxes also. So yes, but this is essential for our own economic growth, which needs to be based on equity also. दूसरी कंट्रीज में कई बार ये परिस्थितियां नहीं होती हैं. So therefore you will find their taxation are sometimes maybe a bit more, looks to be more soft. But if you come to think of it, if you look at the effective rates of taxation, in fact now of course there's a new tax regime जहाँ पर there's a lower exemptions and lower deduction, but so does your tax rate get lower. That's an indication that as the compliances improve, as our exemptions go down, so obviously rate of tax will come down. सर दैट इज एब्सोल्युटली राइट व्हाट यू आर सेइंग, बट सर अगर जैसे मैं इंडिया में देखूं सर, जो नॉर्मली कॉमन मैन, विल टॉक अबाउट द कॉमन मैन. फर्स्ट ऑफ ऑल, जो टैक्स रिजीम्स आते हैं, जो रिफॉर्म्स आते हैं टैक्स के ऊपर, जो फाइनेंस मिनिस्टर लाते हैं या मिनिस्ट्री लेके आती है, एक तो वो बहुत ईजी नहीं होते हैं जो आम आदमी को, जो कॉमन मैन है, उसको समझ आए. गवर्नमेंट इस पे बहुत ज़्यादा फोर्स कर रही है कि आप अपना टैक्स खुद भर सकते हैं, आपको सीए की ज़रूरत नहीं है. अब अगर वो खुद अपना टैक्स भर देगा तो उसको 1 महीने बाद नोटिस आ जाएगा, दैट्स फॉर श्योर, क्योंकि उसे पता ही नहीं है. आप तो उस विंडो पे जाते हैं जो जहाँ पे टैक्स भरा जाता है, जो वेबसाइट है इनकी, वो आधे टाइम डाउन रहती है, और जब चल रही होती है तो उसके अंदर इतने ज़्यादा पॉइंट्स हैं जो आम पब्लिक तो नहीं समझ सकती, जिसे टैक्स के बारे में कुछ नहीं पता, उसे सीए के पास ही जाना पड़ेगा. और एक कॉमन प्रैक्टिस जो है इंडिया में वो ये चल रही है कि क्योंकि मुझे घर लेना है, बिकॉज मुझे लोन लेना पड़ेगा घर लेने के लिए, वो डायरेक्टली इतना पैसा है नहीं कि मैं घर ले लूँ, तो मुझे लोन लेना पड़ेगा. मुझे आईटीआर फाइल करने हैं. राइट, मुझे आईटीआर फाइल करनी है. एंड देन वन मोर थिंग, बैंक कहता है कि आपको घर लेना है लेट्स से 50 लाख रुपीस का, तो आपको एटलीस्ट 15 लाख या 20 लाख रुपए का आईटीआर फाइल करनी पड़ेगी, अदरवाइज आपको हम लोन नहीं दे सकते. ऑल्दो इट्स अ सिक्योर्ड लोन, बट वो कहते हैं कि भाई आपकी इनकम तो होनी चाहिए कि आप भर दो. उनका भी कहना गलत नहीं है. एंड फॉर दैट पर्पस कि वो लोन उनको मिल जाए, वो आईटीआर ज़्यादा की भर देते हैं. लाइक इंडिया में 12 लाख इनकम फ्री है, 12 एग्जैक्टली 12 भी नहीं, थोड़ा वैसा है, बट लोग क्या करते हैं 12 की जगह 20 का भरवाएंगे, अदर इनकम सोर्स दिखाएंगे और सीएज इसको कर देते हैं, जो गलत है. आगे चल के उनको इशू आ सकता है. लेकिन सर अगर हम टैक्स डिपार्टमेंट को देखें तो कितने लोगों को पकड़ें, और एवरीवन नोज कि ये हो रहा है, और उसका रीज़न भी सबको पता है ये हो रहा है. एंड फॉर दैट पर्टिकुलर रीज़न ऑन पेपर्स इंडिया के अंदर जो पेपर्स शो होते हैं ऑन पेपर्स कि इंडिया के लोग जो हैं वो इनकम बहुत अच्छी है यहाँ के लोगों की, भाई 12 लाख तो इनका टैक्स ही फ्री है और लोग भर रहे हैं 20-20 लाख रुपए. लेकिन उनकी एक्चुअल इनकम अगर देखी जाए तो 6-7 8 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, लेट्स से 12 लाख रुपए एग्जैक्टली, लेकिन उसने भरा तो 20 है. अब वो 8 लाख का तो उसने टैक्स भरा, उसको तो सिर्फ 12 के ऊपर 8 का टैक्स भरना पड़ा, उसको लोन मिल गया, बढ़िया, वो अपना घर ले लिया उसने. नहीं सर, ऑन पेपर्स तो ये रिकॉर्ड जो है ये गलत है, और इस पे गवर्नमेंट कोई एक्शन लेती नहीं है. दीपक जी, जो आपने सिनेरियो समझाया है, वी जस्ट ट्राई टू फर्स्ट एनालाइज द होल थिंग. देयर आर नो इजी आंसर्स, लेट मी बी क्लियर ऑन दिस. यस, बिकॉज दिस इज अ फिनोमिना जो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर इट टू पिन पॉइंट के भी ये कैसे रुकेगा और क्यों हो रहा है. बट पहले ये समझने चाहें कि जब एक लेंडर आपको लोन दे रहा है,
तो सिक्योरिटी के साथ साथ वो ये भी देखना चाहता है कि आपकी एबिलिटी क्या है टू Absolutely रीपे द right. लोन्स. Obviously, कोई भी lender इस बिजनेस में नहीं है that he has to recover from securities. He wants to make money by giving money to you, and you in turn are able to repay it with and service it with interest. Their ability has to be tested. So therefore, that is the result they want to. That is the reason they want to see कि आपके what income tax incomes have you been generating and the sustainability of such generation of income. Unscrupulous जहाँ ये आप कह रहे हैं जो होता है, I don't think it will be it will be sustainable in future also. So therefore, the system should be able to divide. If the system is failing, we must look at the system to see to it that where there is no sustainability angle in that income which is being shown, it should not get merited. There should not be a premium on just filing returns and looking at the income that you have declared. There has to be more of it. बिकॉज सर वो भी सस्टेन नहीं करते ना, वो भी इनकम टैक्स उन्होंने आज भरा, उनका लोन पास हो गया, वो अगली बार से कम भरेंगे, उनको नहीं भरना है. So therefore, you will find loans getting bad in that sense, ability. And what is the end result? Even the person is put in trouble. जस्ट वांट टू ऐड, जो सर ने बताया, जो आपने एग्जांपल दिया है कि मैंने आईटीआर भर दिया क्योंकि मुझे लोन चाहिए था, ठीक है, बैंक का तो मैंने कंप्लायंस कर लिया, अल्टीमेटली जो सर ने बोला वो लोन भी रिपे नहीं कर पाएगा बिकॉज जो उसने इनकम दिखाई वो तो उसकी है नहीं, राइट. वो लोन एनपीए चला गया, प्रॉपर्टी भी चली गई, सो मच सो उसको इनकम टैक्स का नोटिस भी आ गया स्क्रूटनी का. सो इसलिए ऐसा काम नहीं करना चाहिए, और जो लोग अगर करते भी हैं तो सर हैज साइड राइटली उनको वाइजली एडवाइस करना चाहिए. राइट. उचय जी, मेरा क्वेश्चन आपसे यही है कि फर्स्ट तो ये कि इन केस आफ्टर टेकिंग द लोन एंड फाइलिंग द रिटर्न इन अ हायर अमाउंट, इन केस देयर इज अ मैट्रिमोनियल केस इज गोइंग ऑन और समथिंग हैपेंड विद यू इन योर फैमिली, उस इनकम टैक्स का यूज किया जाएगा अगेंस्ट यू इन द कोर्ट. सो व्हाट एडवाइस, और इसको किस हद तक यूज किया जा सकता है, ये सबसे पहले आप बताओ. नहीं, ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है दीपक जी, थोड़ा सा इसको और एलॉबरेट करेंगे आंसर को विज़ द क्वेश्चन आस्क्ड. मैट्रिमोनी में होता क्या है, अब अल्टीमेटली मुझे ये बुक का आइडिया कैसा है मैं आपको वैसे बताता हूँ. आई वेंट टू इनकम टैक्स प्रोसिक्यूशन मैटर, 30,000 कोर्ट में मैं गया. तो सर उस दिन द जज वाज ऑन वेकेशन, उसकी छुट्टी थी वहाँ पर. तो मेरा एसोसिएट था, ही टोल्ड मी कि हाँ मैं आपको दूसरा एक मैट्रिमोनियल ट्रायल है बिकॉज सर ही इज़ अ सिविल लॉयर, मैं वहाँ लेके चलता हूँ. मैंने कहा चलो एक बार देखते हैं मैट्रिमोनी कैसा होता है. तो सर जो मेरा एसोसिएट थे, ही वाज रिप्रेजेंटिंग द बॉयज साइड, एंड यू आर सरप्राइज टू नो सर, जो बॉयज़ का एलिगेशन लगाया था उन्होंने कि हमने अपनी बेटी की शादी में जो डाउरी दी तो बारातियों को हमने सोने और चांदी की गिन्नियाँ दी. ठीक है, मतलब इट वाज अ स्टेटमेंट मेड बाय द काउंसिल बिफोर द कोर्ट. तो आई वाज सिटिंग, आई थॉट कि भाई यार तो बड़ा अच्छा है, ही मस्ट बी अर्निंग ह्यूज कि बारातियों को तो ये भाई सोने चांदी की गिन्नियाँ दे रहा है. सो देन आई एडवाइज माई एसोसिएट कि सर यू आस्क 2-3 क्वेश्चन रिगार्डिंग द इनकम टैक्स रिटर्न, रिगार्डिंग द फाइनेंशियल वर्थ, रिगार्डिंग द लोन कहाँ से आया कैसे आया. तो सर my associate also is not a income tax practitioner, so he initially did not understood the point. but जब उन्होंने पूछना चालू किया तो जज को थोड़ा सा समझ में आया कि किस एंगल में करना चाह रहे हैं. आफ्टर सर 30 minutes आई टोल्ड हिम सर यू डेफर द क्रॉस एग्जामिनेशन. तो सर उस दिन क्रॉस एग्जामिनेशन डेफर हो गया उसका. देन बेस्ड ऑन द सर पैन नंबर ऑफ द फादर इन लॉ एंड द गर्ल, we filed RTI, हमने पूरा उनका रिटर्न निकाला कि who is the assessing officer, and ultimately we made that assessing officer as a witness in the matrimonial dispute. I will just tell the name of the case law of the Supreme Court. Sir, Supreme Court में case law है, and the allegation was that कि one person purchased the property and huge amount was given in cash. So as Deepak ji rightly said, आपने भी बताया सर 2 लाख से सर उस टाइम 2 लाख रुपया था, 2 लाख रुपये ज़्यादा प्रॉपर्टी में नहीं ले सकते थे. Supreme Court ने सर that I will just tell the name at his RBS. Just party wala did that. हाँ, you're right. Supreme Court ने ये बोला कि in this case the provision of section 269 SS and 269T ST, I mean to say, they can be seen by the department. That can be seen by a department in any case. जब रजिस्ट्री में mentioned हो कि some amount beyond the amount what is mentioned in the Income Tax Act is stated to be given in cash, the sub registrar will share the information to the प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स और ऑफ दैट रीजन. बेसिकली आप जो बता रहे हैं वो ये हुआ. जो भी अभी दिल्ली हाई कोर्ट में केस चल रहा है सर, दिल्ली हाई कोर्ट में केस चल रहा है कि अराउंड 30 करोड़ की प्रॉपर्टी थी, आई विल नॉट टेक द नेम, उसमें सर ही इज सेइंग कि अराउंड 14 करोड़ उसने चेक से दिया.
बाकी 16 करोड़ कैश में दिए। एंड सर ही इज मेकिंग द पूरा कैश का डेट वाइज बता रहे हैं कि कब कब हमने किस किस को कैश दिया। द बायर इज सेइंग seller is denying I have not received the cash, I cannot receive the cash. Now sir, that matter has been reported to income tax department to substantiate the source of the buyer कि इसने इतना huge amount cash में दिया, कैसे दिया, and now he cannot run away because that he has made a statement before the court में sir plain file है वो तो। इसलिए एक सर बताए आम पब्लिक में थोड़ा सा एक धारणा ये है कि हम कैश ट्रांजैक्शन कर नहीं सकते, विच इज आई थिंक रॉन्ग। आप कैश ट्रांजैक्शन कर सकते हो इफ यू कैन प्रूव इट, इफ यू हैव कि पैसा आप पे आया कहाँ से, आपने जिसको दिया वो कौन था, और उसके बाद उसने क्या वो पैसा, वो तो दूसरे की बात आ गई कि क्या उसने पैसा वो अकाउंट में जमा कराया, उसने उसको शो किया कि नहीं किया। हम ट्रांजैक्शन तो कर ही सकते हैं इफ वी कैन शो दैट ट्रांजैक्शन, इफ वी कैन प्रूव दैट दिस ट्रांजैक्शन इज वैलिड। सर इनकम शो करनी जरूरी है। मैं इनकम टैक्स की बात कर रहा हूं सर, मैं आई एम नॉट गोइंग टू द प्रॉपर्टी टैक्स एंड ऑल, मैं इनकम की बात कर रहा हूं कि अगर आपकी इनकम 50 लाख रुपीज है और आप शो कर सकते हो कि 50 लाख आपके पास कहां से आए। लाइक सर यहाँ पे मिनिस्टर हैं सर, वो तो गोभी बेच के 2-2 करोड़ रुपए 200 करोड़ रुपए कमा ले रहे हैं। नहीं देखिए, यू आर राइट, पॉइंट इज दैट कैश यू कैन, देयर इज नो एम्बार्गो ऑन कैश सेल्स फॉर इंस्टेंस। ये तो आपको सब्सटेंशिएट कैसे कर रहे हैं आप अपने ट्रांजैक्शन को, और ओनर्स किसका है लॉ में वो डिफाइन किया जाता है। राइट, ऑब्वियसली अगर बैंकिंग चैनल से पेमेंट हुई है देन देयर इज ए फॉल बैक, इमीडिएटली डॉक्यूमेंटेड आपके पास एविडेंस है विच इज इजी टू शो। इफ इट इज कैश then it is for the person giving cash, he has to demonstrate. yes, there are some checks and balances given in the income tax act. For instance, अगर आपने कोई खर्चा किया है then it should not be more than it should not be in cash expenditure more than 20,000 rupees, right, with some mitigating circumstances. Similarly, अगर आपने लोन ट्रांजैक्ट किया है किसी के साथ और डिपॉजिट लिया है किसी से, there is a limit कि आप एक कैश के ज़्यादा इससे नहीं ले सकते, otherwise what are the circumstances you will have to explain. But obviously the onus of the degree of onus is what is important. Right. If you are transacting in cash, if you are making some claim against a person in cash, it entirely you have to substantiate it. जैसे रुचेश जी ने बताया, ब्रदर सिन्हा ने बताया that even the matrimonial dispute, वो उसने वाइल्ड claims फाइल किए गए, have given X amount of guineas and all to this thing. It is for him to substantiate. It's the basic law of evidence which he has to do. So whether it is cash, whether it is check, he has to substantiate it. Even the civil matter also, जो claim civil matters में भी, civil matter के अंदर भी जो फाइल्स होते हैं, केसेस रिकवरी के शूट्स फाइल होते हैं, उसके अंदर भी जो मेंशन किया जाता है एग्जैक्टली वो ट्रांजैक्शन जो ऑन अकाउंट होती है तो बहुत कम होती है। yes. और कैश में ज्यादा डिटेल्स में दिख दिया जाता है। मतलब 2 लाख की ट्रांजैक्शन है तो आप उसको 5 बना दोगे, ये 3 लाख कैश थे, टाइम पीरियड में दिए गए हैं। बिल्कुल, क्योंकि दीपक जी कैश का कंपोनेंट हम ट्रेस नहीं कर सकते ना। राइट, डेफिनेटली, बट जो क्लेम कर रहा है सर वो ये कहता है मैं शो कर सकता हूँ। इट इज अप टू हिम। सर कोर्ट के अंदर, मैं सिविल मैटर के अंदर सर कोर्ट के अंदर ये क्वेश्चन ही नहीं होता है कि आप लाए कहाँ से, क्वेश्चन ये होता है कि क्या इसने दिया था। एग्जैक्टली दीपक जी, एग्जैक्टली मैं आपको यही बता रहा हूँ सर। मतलब विद सर परमिशन, मैंने जो देखा है हम जो इनकम टैक्स का मैटर करते हैं IT/AT में या हाई कोर्ट में, तो हम सारे प्रोविजंस को देख के करते हैं, पर जो लोअर कोर्ट में जो सर हमारे ऑफिसर्स हैं, मजिस्ट्रेट हैं, CGM है, ADJ है, दे आर अदरवाइज वेरी कन्वर्सेंट विद द सिविल लॉज, क्रिमिनल लॉज। पर टैक्सेशन का उनको कुछ भी नहीं मालूम, उनको टैक्सेशन का मतलब कुछ भी नहीं मालूम भी है तो वो उसमें जाना नहीं चाहते। वो सोचते हैं जो फाइल हुआ है हम उस पे ही रहते हैं। वो ये बोलते हैं कि नहीं, अगर आपको इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात भी करते हैं ना, तो वो इनकम टैक्स देखेगा, उससे हमारा प्रेरोगेटिव नहीं है। हमारा केस डिफरेंट केस, ऑफ कोर्स वो ये देखते हैं। उसका एक कारण है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। फॉर इंस्टेंस, ही इज आल्सो ए स्टूडेंट ऑफ द इनकम टैक्स लॉ बिकॉज ही हैज बीन प्रैक्टिसिंग। You see, law of evidence does not strictly apply to the income tax proceedings. This is an accepted proposition. So meaning thereby के income tax officer, income tax proceedings जब आपको assess करते हैं आपकी income, they also go on probabilities, law of probabilities also, and they look at the real income theory, whether the income has actually been earned or not, and what is the income that is being earned. After all, the entire exercise is to assess your income. Whereas in the law of evidence under the civil law, the things are very different. The law of evidence is very structurally laid down in how you proceed. So normally you would see that if whatever that we have concluded in the Income Tax Act is taken at its evidentiary value in the civil courts also, because the entire circumstances have been seen through. Whereas it
Similar may or may not be the position when we look at the civil proceedings. Civil proceedings में, as he rightly said, and you also echoed the same thing, that what is important is the subject matter is of the dispute between the parties. Yes. Not so much that were you justified in doing this or not is another matter. Right. So whereas income tax goes beyond it and see, do you have the ability also to do this? Which question is not normally not there in the civil. Not this. So therefore that's the bit of a, and that is the reason why in matrimonial disputes these things crop up. लॉजिकल सर बहुत claims सारे also. इश्यूज हैं, लाइक इनकम टैक्स आईटीआर Like फाइल when कर दिया, हम maintenance कमाते ही है। नहीं हैं, जी हमने एफिडेविट दे दिया कि हम कमाते ही नहीं कमाते हैं, ही नहीं है. और उधर आईटीआर कह रहा है कि भाई आपने तो भरी थी, So those are things which नील पे भी भरते हैं तो जीरो तो होते ही नहीं है. मेंटेनेंस का अमाउंट है Exactly. दीपक जी, मेंटेनेंस का अमाउंट है। राइट. लैंडमार्क जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन द केस ऑफ रणजीत वर्सेस नेहा, सर वो यही बताता है कि आपकी इनकम कितनी है, आपने क्लब Yeah. ज्वाइन कर रखा है कि नहीं, You have to आपके file पास the क्रेडिट affidavit. कार्ड कौन कौन से हैं, कार कौन सी मेंटेन करते हैं, व्हाट इज योर लाइफस्टाइल, राइट. ऑल दीस थिंग्स डिटरमाइन कि आपको मेंटेनेंस कितना देना कितना देना है. राइट. एब्सोल्युटली. अगेन इनकम टैक्स। सर बट वही बात है ना सर कि सर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जिस तरीके से काम करता है, लोअर कोर्ट उस तरीके से काम नहीं करते. true. I think the learning is for the lawyers, if perspective, कि भाई one should be aware of all the laws on the subject, राइट. so that you are able to best help your client. लेकिन अब तो एआई आ गया सर, ज्यादा पढ़ना भी नहीं है, उससे पूछ लो एटलीस्ट. Yes. ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे, पूछ लो, बट उस पर रिसर्च तो आपको खुद ही करनी खुद पड़ेगी. ही एआई करनी भी आपको सिर्फ बता सकता है, गाइड ही कर सकते गाइड ही कर सकता है कि इस पर्टिकुलर चीज के अंदर ये लॉज आ सकते हैं, तो बट उस पर रिसर्च आपको खुद करनी पड़ेगी. इसीलिए रिसर्च रुचेश जी ने बहुत अच्छे से करी है. रुचेश जी और बताइए, जैसे मैट्रिमोनियल ने आपने बताया इसके अंदर होता है, और किस किस सेक्टर के अंदर आपने देखा अपनी बुक के अंदर कि इसमें भी ये चीजें होती हैं. जैसे कि आपने जो एग्जांपल बताया सर, ठीक है ना, जो 138 के केसेस होते हैं, 138 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, चेक बाउंसिंग केसेस, सर अराउंड 50-60% जो है ना ऑल ओवर इंडिया सर, देयर वाज दिस डाटा कि 50-60% जो केसेस चल रहे हैं वो नीचे से लेके ऊपर तक ऑफ आर दिस 138 ओनली, yes, बेसिकली a lot चेक of बाउंसिंग litigations, केसेस. yes. अब तो थोड़ा सा वो सर ठीक हो गया बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि हम ऑनलाइन ट्रायल कर लेंगे, वरना सर नॉर्मली जो 138 के केसेस होते हैं सर, बिफोर मजिस्ट्रेट, देन बिफोर सेशन कोर्ट, देन बिफोर द हाई कोर्ट, मतलब एक चेक का ट्रांजैक्शन अगर हमने अभी किया तो डिसाइड होते होते एटलीस्ट इट विल टेक यू सर 10 इयर्स कम से कम. राइट. एब्सोल्युटली. अब उसमें क्या होता है, जैसे कि आपने दीपक जी, आप मुझे एक फ्रेंडली लोन दिया मैंने आपको, ठीक है, आप मुझे पैसे लेने आए मेरे पास, मैंने आपको चेक दे दिया. सर तो ये फ्रेंडली लोन का कॉन्सेप्ट ही गलत है. ये कॉन्सेप्ट ही गलत है सर. Friendly Who you loan- are, how can you pay, how can you give the money to somebody on an interest basis? आप कैसे दे सकते हो? आप नहीं दे सकते हो. ऑन रिकॉर्ड तो And that too friendly. That's a friendly. I gave 50,000 rupees of a friendly loan to this particular person at the 5% of interest. Appreciate. ये कॉन्सेप्ट ही गलत है, और ये सबसे ज्यादा कोर्ट में यूज हो रहा है. बिल्कुल बिल्कुल यूज होता है. अब ये बता रहा हूँ मैं आपको, मैंने आपको चेक दे दिया, ठीक है, आप मेरे पास आए, आपने कहा सर मुझे पैसों की जरूरत है, मैंने चेक दे दिया आपको, ठीक है, मैंने चेक दे दिया आपको, चेक बाउंस हो गया. अब ये हम ये बोलते हैं कि जब हमने चेक दिया था, मतलब मैंने आपको चेक दिया था, उसके बदले मुझे आपने कैश दे दिया था. भाई आपने मुझे कैश दे दिया था. मैंने अपने पास सिक्योर रख लिया और मैंने आपको चेक दे दिया. अब हाउ डू यू प्रूव द कैश? प्रूव दैट कैश. ये है 138. नाउ सर CGST में सर इनकम टैक्स, बिकॉज आई एम डूइंग द CGST इनकम टैक्स ऑल्सो, CGST में देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ फेक इनवॉइसेस, फेक ITC. फेक ITC मतलब ये होता है कि मैंने केवल बिल ले लिया और मैंने आगे टैक्स नहीं दिया, तो इट्स अ फेक ITC सर. यू विल बी डिनाइड द ITC अंडर द CGST. अगर मेरा ITC फेक है, इसका मतलब परचेज फेक है. परचेज फेक है तो सीधे इनकम टैक्स एप्लीकेबल हो जाएगा उसके अंदर सर. इट्स अ केस ऑफ बोगस परचेज, बेसिकली बोगस परचेज फॉर मी, बोगस सेल्स फॉर द अदर पार्टी, दोनों के केस खुलेंगे बेसिकली. PMLA में PMLA में कॉन्सेप्ट इज यू ऑलवेज रन अबाउट ऑन द प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, कि ये अगर आपने कुछ जैसा शेड्यूल ऑफेंसेस है, Yes. शेड्यूल ऑफेंसेस से अगर आपने पैसा कमाया है और उस पैसे से कोई आपने प्रॉपर्टी ली है तो PMLA इज अट्रैक्टेड. राइट. नाउ दैट इनकम इफ यू आर एबल टू प्रूव कि इट इज नॉट द इनकम जिससे मैंने प्रॉपर्टी खरीदी, दिस पर्टिकुलर इनकम इज ऑलरेडी असेस्ड अंडर द इनकम टैक्स एक्ट, so you cannot say it's a pursuits of crime. That's a valid defense. राइट. Basically सर PMLA और वो आ जाता है. जीएसटी जब आई थी तो जीएसटी का मेन जो था कि एक टैक्स हो जाएगा, One nation, one वन tax. नेशन वन टैक्स हो जाएगा. एंड देन ये जो चोरी टैक्स की होती हैं अलग अलग तरीके से, अलग अलग वे में, वो कम हो जाएंगी और लोग टैक्स देंगे, और एक टैक्स रहेगा, एक वन नेशन है वन टैक्स रहेगा, तो वो इजी रहेगा सबके लिए. तो पन्नू सर आप बताएं कि
इसमें क्या सक्सेस हो पाया है? क्या चोरी बंद हो गई है? क्या टैक्स में अब चोरी नहीं होती है जीएसटी के अंदर? नहीं नहीं, देखिए, इस रिफॉर्म को एक ही एंगल से देखना नहीं चाहिए, क्योंकि जो प्रॉब्लम आप बता रहे हैं, इट नीड नॉट बी ओनली पॉलिसी ड्रिवन, इट कैन ऑल्सो बी ए फैक्टर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ड्रिवन एरियाज. सो देयरफॉर जीएसटी जब आया था तो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन ऑन द स्टेज वाइज ट्रांजैक्शन में जो चल रहे हैं प्रोसेस, उस पर बेसिकली था. एंड इट विल सबस्यूम ए नंबर ऑफ टैक्सेस, सो दैट ओवरऑल व्हेन द कंज्यूमर हैज़ टू बाय ए प्रोडक्ट, उसके लिए एक रीजनेबल प्राइस पे मिले, which is not a tax on taxation itself in between. So that was the first and the foremost objective. The strategy was adopted through the mechanism of GST. जहाँ तक चोरी रुकने का सवाल है, तो definitely when there is a chain of taxation all through, starting from a factory buying a raw material and up to a person where it is being bought by the consumer, at every level, if it is documented, there is a chain which is audit trail which can be verified, the chances of any tax evasion in between is lower. अभी नॉर्मली जो आम पब्लिक का जो क्वेश्चन होता है वो ये होता है कि अगर जीएसटी लाए, वन नेशन वन टैक्स, तो व्हाई इज अप्लाइड ऑन एवरी सिंगल थिंग लाइक पेट्रोल एंड लीकर? दो चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत हाईलाइटेड है. Absolutely. देयर इज मोर थिंग्स आल्सो जिसमें नहीं है, बट दीज टू थिंग्स व्हिच इज कंज्यूम्ड बाय Yes. मिलियंस. Exactly. This is a topic which is being debated, of course. You can read that, and there was a lot of discussion which took place even at the time of the when the GST was being formulated and adopted by in the Parliament also on these two aspects. Yes. It is not that the nation as such is not wanting to do, but perhaps the time has not come for it. Petroleum is something which is it affects everything, in the sense that it affects the consumers, then it affects all major industries, and major products are also being, for example, it affects travel, logistics. So everything is there. So perhaps we have to mature, our economy has to mature much more when we see that this happening on the petroleum front also. और उसमें इतनी volatility है, because we are all dependent on outside procurement. We import, in spite of having a good refining capacity, you would see that India is also exporting refined oil at times. Yes. But certainly our dependence on the crude imports is well known. And so it's a peculiar circumstance at the moment, which do not provide clear answers कि अभी ये करना ठीक उचित है या नहीं है. But yes, as we progress गवर्नमेंट अगर forward, I'm सबके sure बारे we'll में go. सोच सकती है कि हर चीज़ पे लगाना ठीक है. इवन सर सिर्फ हम पेट्रोल ही नहीं लाते बाहर से, हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बाहर से इंपोर्ट करते हैं, उन पे जीएसटी ही लगती है, राइट? तो व्हाई नॉट ऑन फ्यूल, व्हाई नॉट ऑन लीकर? लीकर इज ऑल्सो ज़्यादातर ब्रांड्स जो है वो इंडियन है सर. जो इम्पोर्टेड ब्रांड्स हैं वो बहुत लिमिटेड हैं जो इंडिया के अंदर इंपोर्ट किए जाते हैं और बेचे जाते हैं. इवन जो इंपोर्ट किया जाता है वो भी इंडियन ब्रांड के नाम से बिकती है. देयर इज अ मल्टीपल विस्की एंड अलग अलग लीकर हैं जो बैरल्स में इंपोर्ट की जाती है और यहाँ पे बॉटल्स में पैक करके इंडियन ब्रांडिंग करके बेची जाती है. उन पे भी जीएसटी नहीं है सर. Frankly, जो इंडियंस हैं उन पे भी जीएसटी नहीं absolutely है right. सर. No, आपकी बात बिल्कुल वाजिब है. Frankly, I am a student of a progressive taxation, and I would look that India graduates to a stage where even our liquor industry as well as petroleum products are subject to GST. But yes, we have to wait, because the policy planners are yet not confident. Even, in fact, I'm sure in times to come, in years to come, this will happen. Definitely it will happen. But time is not ripe today, because there are difficulties in doing it in the alcohol industry, in the liquor industry, and in petroleum. Of course, I said they are so price sensitive as such, these products. Okay, probably we need to और डायरेक्टली सर अगर ये ले भी आते हैं तो 40% जीएसटी तो लगा नहीं सकते, लगा नहीं सकते. क्योंकि उस पे इशू हो जाएगा. Correct. और इस तरीके से देखा जाए तो वो ठीक ठाक अमाउंट टैक्स के रूप में Yes. जो ले रहे Yeah. हैं और लोगों को नहीं पता है. अब देखिए, फॉर इंस्टेंस, जब देर आर विंडफॉल प्रॉफिट्स इन द रिफाइनिंग ऑयल इंडस्ट्री, government immediately comes with windfall profits tax also. So government is vigilant on that front also, and so therefore I think we have to yet to wait for that time to come. Though it's an ideal situation. Right, sir. What's your view on this, Richesh?
अभी बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम्स हैं, काफ़ी सारी वॉलेटिलिटी है, इसलिए ये 2 चीज़ें जो हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर छोड़ा हुआ है उसके अंदर। बेसिकली व्हाट ही इज़ सेइंग आई फुल्ली अंडरस्टैंड दैट। एंड कैसे सर ने ही बताया कि डिबेट काफ़ी चल रहा है इसके ऊपर। सीजीएसटी आया है सर, अभी धीरे-धीरे चल रहा है, काफ़ी सारे टैक्सेस को मर्ज किया है इसके अंदर। 2-3 साल में ये इसके लिए भी एक स्ट्रक्चर पॉलिसी आ जाएगी। इसलिए ये ज़्यादातर जो स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर छोड़ा हुआ है। दीज़ 2 बेसिक थिंग्स, लिकर एंड पेट्रोलियम। सर व्हाट अबाउट तो अभी न्यू जो टैक्स आया है, टैक्स लॉ में अभी अमेंडमेंट के 2025 न्यू आईटी एक्ट 2025 आया है एंड देन फाइनेंस एक्ट 2026 जो अमेंडमेंट्स हुई हैं, जो नया बिल के अंदर इन्होंने अमेंडमेंट करी है, क्या सर उस पर क्या व्यूज़ हैं आपके? तो अभी जो नया एक्ट आया है, द आइडिया इज दैट इट इज फ्री फ्रॉम ऑल explanations and provisos. Its readability improves. If the readability improves, then obviously the accessibility of even um, non-experts to read and understand improves. So that is the objective. There are no rates, taxes में तो कोई change नहीं है. Basic philosophy remains the same. But there's an effort is that let there be a structured, for instance, एक ही chapter में if there are different penalties to be leviable, earlier there were different sections. Now it is being clubbed in a tabular form. At a glance, one can perhaps understand this. Similarly, number of forms have come down. Number of rules, the subordinate rules जो हैं आपके act को apply करने के लिए, administer करने के लिए, those have come down. So these are the reforms presently in the statute. But yes, in practice, over a period of time, it will show that how good they have been. The intention is that let there be more accessibility of readability and implementation में उतनी ambiguities ना रहें. That is the purpose. Ruchesh, as you're more than 20 years in this field, being an advocate, अभी रिसेंटली सर चेंज हुआ था हमारा आईपीसी, सीआरपीसी, बीएनएस आ गया, पीएसएस आ गया। बहुत डिफ़िकल्टी हुई जो प्रैक्टिसिंग लॉयर्स थे उन्हें, जो नए आ रहे हैं सर वो तो उसको अडॉप्ट कर लेते हैं, बट जो पुराने इतने टाइम से प्रैक्टिस में हैं उनको बहुत डिफ़िकल्ट हुआ उसको अडॉप्ट करना, उसको डेली बेसिस में लाना। अब तो सर इतना टाइम हो गया है तो वो आ गया है, बट सर अभी अब टैक्स पे चेंजेस आ गए हैं, नया टैक्स लॉ आ गया, फिर दोबारा से चेंजेस आए चीज़ें। डू यू थिंक कि ये इतना इजी है? क्योंकि सर लॉ इट्स अ डिफरेंट थिंग, ओके, सीआरपीसी, आईपीसी, द क्रिमिनल लॉज, दीज आर डिफरेंट थिंग। उसमें हमारे पास सर ऑलमोस्ट फाइल बन के आती है। यहाँ सर टैक्स लॉज में आपको ही सब कुछ स्टार्टिंग से देखना पड़ता है। सो क्या डिफरेंस आएगा सर, क्या डिफिकल्टीज आएंगी? देखिए दीपक जी, जैसे सर ने बताया ना, जो उसका जो सोल है इनकम टैक्स 1961 का, वही सोल को इम्पोर्ट किया गया है इनकम टैक्स एक्ट 2025 में। बेसिकली जो सेक्शंस हैं, जो सेक्शन पहले 148 होता था वो अब कुछ चेंज हो गया है, तो इट इज़ जस्ट मोर और लेस जो सेक्शन का जो नंबरिंग है वो चेंज हुआ है। तो हमें जो प्रिंसिपल्स पहले चले आ रहे थे, जो जूरिस्प्रूडेंस पहले से ऑलरेडी बने हुए हैं, वी हैव टू जस्ट फॉलो दैट बेसिकली। द मेयर चेंज in my view would be, sir, change of sections basically. One. दूसरा क्या है कि you see There is a multiple amendment also. there are some amendments. Yes, some section has been added. In the sense that you see one major source which can be a potential litigation is section 536, which is the transitional provisions जिसमें लिखी गई है. That section itself is 22 clauses. So that is one aspect of it. Secondly, you see, the language has undergone change at times in certain places. The intention is very clear that wherever the provisions are pari materia to the earlier provisions, the same jurisdiction ought to apply. And this is what the legislature also intends. But where there is a change of language, there is always a scope in implementation stage, either from the side of the revenue when the officer is implementing that, or from the side of taxpayers when their tax practitioners look at that language to raise potential disputes. I am not so much worried about what is going to be the jurisprudence thereafter at the new language. Perhaps it would remain the same because there has been no intention in the law to say that there is going to be a different intention. But the process of reaching to that stage of understanding, look, there is no change, is quite
tiresome and it's a quite a drudgery for people who are there in the tax field. Because आपको जब तक सुप्रीम कोर्ट तक वो नहीं जाके सेटल होता कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स बिल्कुल में, बिल्कुल वो लिटिगेशन चलेगा. राइट. It may not be very fruitful litigation. So sir, therefore that's my worry. So जैसे BNS and IPC में बहुत जो सर बोलना चाह रहे हैं ना, सर ये बोलना चाह रहे हैं कि देखिए 1961 का जूरिस्प्रूडेंस है, वो 2026 तक हम लोग यूज कर रहे हैं, मोर देन 50 इयर्स. ये तो एक्ट अभी आया है. अल्टीमेटली क्लॉज का क्या इंटरप्रिटेशन है वो सेटल होता है सुप्रीम कोर्ट से, राइट. तो वो टाइम काफी लगेगा उसके अंदर. डेफिनेटली बेसिकली ये सर बेसिकली बोलना चाह रहे हैं. Because naturally वो I fear at times there is a possibility. हाँ, मैं वही कह रहा था कि BNS Today आ तो some- गया था, हाँ, लेकिन उसमें भी अमेंडमेंट्स आएंगी और उसमें भी आएंगी. आगे काम Same, होगा. same. और जब तक सुप्रीम कोर्ट उसको जब तक डिटेल में देखे ना और Interpret उसको नहीं करे. इंटरप्रेट ना करे, बिल्कुल. तब तक उसमें तो नीचे जो चल रहा है वो प्रॉब्लम है ही, वो चलता ही रहेगा. और कोई भी रिफॉर्म को आने में या कोई भी रिफॉर्म को सस्टेन करने में थोड़ा सा टाइम समय लगता है. और समय पर लगता है. इसमें ये चीज इसको जरूर अडॉप्ट है. करने में टाइम लगता है. But this is, I mean, when we say that we have moved from the concept of suspend year to a tax year, let me tell everybody that we are moving to the global understanding of the law. This concept of assessment year previous year was not to be seen in any progressive tax countries. So it is something which is understood more globally. That is the objective, that let us align ourselves to more and more global practices. Obviously there are some tax abusive provisions, anti-tax abuse provisions. अब उसमें तो codify कर नहीं सकते हैं. The transfer pricing regulations और गार provisions for that matters जो हैं क्रॉस बॉर्डर के abuse, anti abuse, वो चीज़ में तो you cannot codify bad faith or a good faith. So therefore those will remain the same for that matter, but they are driven more by the times as the times change. So therefore ultimately it's a good step forward that we are going into legislating laws which are easier to read. सर एक सर बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट यहाँ पे इंडिया में चल रहा है इस टाइम पे आफ्टर GST एंड आफ्टर इनकम टैक्स. और कुछ पार्टीज़ हैं, कुछ लोग हैं जो बहुत अगेंस्ट हैं GST एंड इनकम टैक्स एक्ट के रिफॉर्म्स के अंदर. तो वो लोग बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं सर कि आप इंडिया के बाहर जाओ, टैक्स ही नहीं है, इनकम टैक्स नहीं है, या जो हैं वो कम है. तो वो सर जो ग्राउंड लेवल है वो किसी को नहीं पता होता. एंड जस्ट टू सी कि किसी ने बताया कि एक पर्टिकुलर कंट्री जहाँ पे टैक्स है नहीं, इनकम टैक्स है नहीं, और काफ़ी सुविधाएं हैं, काफ़ी चीज़ें अच्छी हैं, वो माइग्रेट, यहाँ से लोग माइग्रेट कर जाते हैं. एग्जैक्टली सर ग्राउंड लेवल किसी को पता नहीं होता, और उस पर सर कोई बात भी नहीं करता. सर आप उस पर क्या व्यू है सर? उस पर एक व्यू दो, क्योंकि लोग जो है ना एक्चुअली जो देख रहे हैं सिर्फ उसी से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं. लाइक मैं बहुत क्लियरली बोल सकता हूँ, दुबई से बहुत सारे ऐसे बिल्डर्स हैं जो वहाँ पे काम करते हैं, दे बहुत क्लियरली बोलते हैं आप यहाँ इन्वेस्ट करो, यहाँ पे ये नहीं है, यहाँ पे ये नहीं है, आप यहाँ माइग्रेट कर जाओ, यहाँ पे चीज़ें नहीं हैं. और इंडिया से बहुत लोग, नॉट जस्ट दुबई, बहुत अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर जहाँ पे उन्हें लगता है कि यहाँ पे चीज़ें अच्छी हैं, वहाँ माइग्रेट कर जाते हैं, विच इज़ नॉट गुड फॉर आवर कंट्री. हमारी कंट्री के लिए वो चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं है कि वो लोग, क्योंकि सर सब तो माइग्रेट नहीं करते हैं, वो लोग जो इस कंट्री को आगे बढ़ा सकते हैं, इस कंट्री में अपना योगदान दे सकते हैं, वो लोग माइग्रेट कर जाते हैं, विच इज़ रॉन्ग. देखिए दीपक जी, मेरा मानना है कि जब आप एक बिजनेस डिसीजन लेते हैं, टैक्स शुड नेवर बी द कंसिडरेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल, आप जिस बिजनेस या जिस ट्रांजैक्शन आप करना चाहते हैं, इट शुड मेक बिजनेस सेंस. इट शुड बी बिजनेस विच इज़ इन्वेस्टेबल, विच इज़ डूएबल. एंड इफ the laws permit you to do business outside India, no problems. You should go abroad and invest if it is a sound business logic. कोई बिजनेस भी टैक्स सेव करने के ऑब्जेक्टिव से नहीं सेटअप होना चाहिए, बिकॉज you should always be in the business of doing business and not in business of evading taxes. So that is one. But yes, certainly in a country like India, the tax savings are given by in the statute also, which are for the growth of the business also. You have depreciation, you get accelerated depreciation, you get backward area benefits, but that's for the profits to remain in the business, and you grow with those profits. That is the intention. Similarly, if you find in the outside India there are some areas which may have lower taxation or which give you tax benefit, but first of all you must evaluate कि आपका business का वहाँ worth है, what is the cost of operation of that business, what is the ease of the doing of that business, and what is the ultimate, as an entrepreneur, what is it that you get. For instance, आप दुबई की बात कर रहे हैं,
But the fact remains that if you happen, it's not that it is free of tax. It also has transaction tax. It also has there is a 5% tax in on the transactions, and also income tax. Also, there is a tax now. So therefore, they are also slowly moving. But more importantly, can you have a sustainable business there where you can say that this is my country? Because they will not give you citizenship. इवन सर जो कंट्रीज आपको परमानेंट दे भी रही है, रेजिडेंस दे भी रही है इन्वेस्टमेंट के उस पे, वहाँ पे भी सर जो लाइफस्टाइल है आप उसको कहाँ मैनेज कर पाएंगे, मेंटेन कर पाएंगे? क्योंकि एक्चुअली जो आप कमाएंगे क्या, खर्चा क्या करेंगे, इंडिया के हिसाब से जो तो है सर नहीं। ने जो मैं बताया ना, मैं उसको थोड़ा सा और ऐड करना चाहूंगा। आपने खुद ही एक जवाब दे दिया ना, हर बंदा तो बाहर नहीं जा सकता है। राइट। इसलिए नहीं कि वो बाहर जा नहीं सकता, पर वो जाना नहीं चाहता बिकॉज यू नो इंडिया में रहना है, ग्रोथ करना है यहाँ पर। केवल टैक्स की बात नहीं, इट इज अबाउट द सोसाइटी, अबाउट द कल्चर, लेबर कॉस्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो बिजनेस माइंड में होना चाहिए। अगर आप कमाएंगे तो टैक्स देने में क्या प्रॉब्लम है? राइट। बेसिकली दैट इज द थिंग। सर अभी अगर मैं कैलकुलेट करूं सर, जुडिशियल रिफॉर्म या टैक्स रिफॉर्म, अभी सर आपके हिसाब से क्या होना चाहिए जो आपको लगता है कि ये आना चाहिए, ये चीज़ होनी चाहिए टैक्स लॉ के अंदर या जुडिशियल रिफॉर्म के अंदर, कि ये एक पॉइंट है जिसको आना चाहिए? सर टैक्स के लिए मैं आपसे जानना चाहूँगा, जुडिशियल मैं डेफिनेटली आपसे जानना चाहूँगा सर। सर प्लीज़। सी टैक्स में भी रिफॉर्म्स, जहाँ तक न्यू इनकम टैक्स एक्ट आया है, सो एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे, लेजिस्लेटिव साइड पे गवर्नमेंट हैज कम आउट विद इट. Now within the tax administration there is an element of appellate procedures. We have the CIT appeal stage and the tribunal stage, then thereafter the High Court and the Supreme Court on constitutional uh, legal aspects of the whole legal questions involved in that dispute. Definitely, I think one of the reasons is, which is perhaps not very well taken care of, is the speed of disposal of cases. Like we heard so much all around that CIT appeals ke stage pe X number of appeals, I mean almost like 5 lakhs plus appeals are pending. Because there's so much of pendency at the level of CIT appeals. So when it is disposed of immediately, you will find that there is a pendency levels in such tribunals increase immediately. Even today also, with the kind of accelerated up start kiya disposal CIT appeal, there is some pendency which is increasing in the tribunal, which is not a healthy sign. But obviously, there is some gestation period also involved. Tribunal perhaps is a stage where we are best managed in the sense that other institutions may to grow hoti hai, but tribunal at least is doing a good job in the sense that it at least equals up to the filings. High courts may matters are taken up, and unless those are settled by the high courts, the lower courts will build up pendency. They have to wait for the constitutional answer to it, constitutional court's answer, and then some cases are disposed of. So I think approach should be that not only we improve the institutions who are in the appellate work, but also see to it policies which are ensuring that there are less appeals going into disputes, less assessments going into disputes. Immediately, there should be some kind of a root analysis study of what are the disputes are before the various courts and what is the cause of dispute. If it concerns a policy matter or an administrative matter, it should be set right, so that we reduce the number of cases going into dispute. And this is one aspect, prevention. The second aspect is use of technology in the institutions who are handling those appeals. Yes, including the use of AI for that matter. But yes, it is only up to the stage of pre-hearing formalities or procedures where you can use the technology. In the process of hearing, at best what can be used is to cut short the time is the video conferencing, facility of video conferencing. And post hearing is the decision making process where the judges should be good number manned so that they are able to address the issues. Post decision making, yes, again you can use the technology to reach out the taxpayers faster with the decisions. So these are some of the situations where we can do a lot of better case management, rational case management can be done with the use of technology and AI at each stage, at each appellate stage. So these are situations where, one, we reduce the areas where we raise disputes. Secondly, the disputes are addressed in a faster manner, in an efficient manner, and in a manner which covers a broader topics, large number of topics, so that
a unified approach can be taken by different benches, different authorities sitting at different places in the country. And these are the places where we can work on. What's your view on Prajay जी? दीपक जी, सर ने तो बेसिकली टैक्स का आपने क्वेश्चन किया था, पर सर ने ओवरऑल व्यू दे दिया। सर ने जो मेन जो एम्फसाइज किया ना, मैं भी उसको एंडोर्स करता हूँ, स्पीडी डिस्पोजल। अभी आप नीचे देखें जो लोअर कोर्ट्स हैं, जैसे कि आप देखें कि इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू, जैसे फर्स्ट अपील इज सीआईटी अपील, सेकंड अपील इज आईटीएटी, थर्ड अपील इज हाई कोर्ट। टू यू टेक द एग्जांपल ऑफ क्रिमिनल जो अपना मैटर करते हैं, 138 मजिस्ट्रेट, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट। तो टैक्स में भी वही एट पार है। प्रॉब्लम क्या है कि लिटिगेशन इतना ज़्यादा हो जाता है, खासकर लॉ ऑफ एविडेंसेस है। सिविल मैटर में तो आप चलो, जो प्रोसीजर प्रिस्क्राइब्ड है सीपीसी में, लाइक सीआरपीसी में, यू हैव टू फॉलो दैट प्रोसीजर। उस प्रोसीजर को फॉलो करने में टाइम लग जाता है। सो ऐसा नहीं है कि जुडिशियल रिफॉर्म नहीं हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने बिकॉज ऑफ कोरोना एक्सेट्रा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आया, काफ़ी सब चीज़ें डिस्पोजल हो रहा है, पर यू कैन नॉट स्टॉप। अगर लिटिगेशन एकदम से आ गया, आप देखिए फॉर एग्जांपल, हमें लगता है कि सपोज दिल्ली में 4 जज बिठाने चाहिए, ABCD, राइट्स हो गए, प्रोटेस्ट हो गया, FIR हो गए, उसकी चार्जशीट फाइल हो रहा है, तो वो 4 जज भी कम पड़ जाएंगे आपको। तो क्यों सर? Yes, that's right. इट इज़ लाइक दैट ना, बिकॉज उस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर्ड फोरम नहीं है। हम ये कर सकते हैं, शॉर्ट डेट्स दें, एडजर्नमेंट्स को रिस्ट्रिक्ट करें, टू द कोर बहस करें, थोड़ा सा और कोर्ट का सिटिंग अवर्थ अगर हम बढ़ा सकते हैं, विद गिविंग देम अ प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, फैसिलिटी, स्टाफ्स। मैं लोअर कोर्ट में देखता हूँ, स्टेनोज नहीं रहते, या फिर उतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, राइट। तो फिर कैसे काम होगा, आप बताइए। पन्नू साहब ने एआई की बात करी। सो एआई रिफॉर्म तो हो ही रहा है सर, एआई हर जगह यूज़ किया जा रहा है। जुडिशरी में भी अब एआई आ गया, अभी तो गाइडलाइन आ गई है एआई को लेके सुप्रीम कोर्ट की बहुत क्लियरली कि आप मेंशन करो फाइलिंग्स में वहाँ पे एआई यूज़ हुआ है ना। और टैक्स लॉज में भी एआई यूज़ किया जा रहा है, सीएस भी एआई यूज़ कर रहे हैं। सर इन फ्यूचर व्हाट यू थिंक, एआई जो आ रहा है इस लेवल पे आ रहा है, वो अच्छा है या बुरा होगा हमारे जनरेशन के लिए, हाँ यंग जनरेशन के लिए? वो दीपक जी डिपेंड करता है कि हाउ यू यूज द AI। सपोज एक पहले एक समय हुआ करता था कि हम वकील साहब से पैसे दे के उनको एडवाइस लेने चाह रहे हैं। अभी आपने खुद ही बताया स्टार्टिंग के पॉडकास्ट में कि वो सारा काम तो, बेसिक काम तो AI बता देता है आपको। आप 2 लाइन अगर AI में टाइप करो तो आपको बेसिक नॉलेज आ जाएगा। राइट। तो अगर आपको आगे सर्वाइव करना है तो आपको एक स्टेप AI से ज़्यादा करके जाना पड़ेगा। बिकॉज आप ये सोच के चलिए, जो क्लाइंट आपके पास आ रहा है उसको बेसिक आइडिया तो है सब चीज़ का कि क्या होने वाला है उसके अंदर। बहुत सारी ड्राफ्टिंग स्किल्स, देयर इज अ AI, इफ यू थिंक इट्स अ रेवोल्यूशन, इफ यू आस्क मी एज अ लेमैन, टॉपिक वाइज हम सोच सकते हैं, हम रिसर्च कर सकते हैं, डाउट बना सकते हैं। सर ये बात तो सर भी एग्री करेंगे सर, टाइम बहुत ज़्यादा शॉर्ट है AI से, मतलब विद इन कपल ऑफ सेकंड्स वो कर देगा। राइट। पर जो इफ यू विल सी अ ड्राफ्टिंग जो कि बिना AI ने करी है और AI ने करी, यू कैन मेक द डिफरेंस राइट, बेसिकली। एब्सोल्युटली। टैक्सेस में थोड़ा सा फिर बोलना नहीं चाहिए कि काफ़ी सारे लोग जो हैं वो AI से ऑर्डर भी बनवा रहे हैं, अब उस तरीके से हो रहा है। यस यस, तो ये थोड़ा सा एक इशू है, वो रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए। जैसे कि सर ने स्टार्टिंग में बताया है कि AI कैन बी अ गाइड, बट अगर आप उसके ऊपर पूरे डिपेंड नहीं हो सकते, बिकॉज फिर आपका जो पर्सनल इंटेलेक्चुअल फिनोमेना है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। यू कैन रिलाई ऑन द एआई, यू कैन टेक एडवाइस एंड उसके हेल्प ले लो आप, बट यू नो हाउ टू यूज इट, यू शुड नो हाउ टू यूज इट। This is of course a threat. I think at least young lawyers के लिए भी ये लगा होगा कि भाई अपॉर्चुनिटीज़ कम होती हैं बिकॉज अगर ये यूज़ से चीज़ें ज़्यादा हो। बट यू सी एट द एंड ऑफ द डे AI should not also be not used. It ought to be used. See, प्रोफेशनल जो नहीं यूज़ करेंगे they will be replaced. I don't say that they are replaced by AI, but they will be replaced. So you must know where and how to use AI. That is important. सर एट द लास्ट आई जस्ट वांट टू आस्क यू सर कि यंग जो लॉयर्स और वन यंग जो बच्चे हैं सीए हैं या बनना चाह रहे हैं या जो लॉ करना चाह रहे हैं, सर एडवाइस आप दोनों की तरफ से सर जो बेस्ट एडवाइस उनके लिए हो सकती है, पन्नू सर प्लीज। Well, I would say that in your initial years, your focus should be on reading and observing in the courtrooms what is happening.
the mannerism of how the matters are presented, what effort goes into a senior advocate with a senior advocate when he stands up and argues before the courts. You must be in a position to appreciate that. And also always go for good and sustainable practices in your career at the beginning. And so also you will continue it to the end of the year. So therefore, my advice is there is a bright future. Even in tax litigation, there is a bright future because economies are growing, the cross-border transactions are growing, the number of units doing businesses are growing. So therefore, there is no dearth of work. Only thing is, put your heart and soul into your work, and that will keep you in your stead all through the life. जी आपकी तरफ से दीपक जी, जैसे सर ने बताया है, एज अ लॉयर आई एम टेलिंग यू फर्स्ट यू शुड आइडेंटिफाई कि आपका पैशन एरिया क्या है. मेरे फैमिली में ज़्यादा लॉयर नहीं है, आई एम द ओनली लॉयर इन माई फैमिली एंड आई केम दिल्ली इन 2009. सर मुझे इनकम टैक्स में प्रैक्टिस करना था विद अ ज़ील. मैंने 2 साल पहले आई प्रैक्टिस इन MP हाई कोर्ट, फिर मैं यहाँ पर दिल्ली आया. मुझे अभी भी ऐसा नहीं है कि मैं और प्रैक्टिस नहीं करना चाहता, पर यू नो ऐसा आप बोलते हैं कि जो आपको काम मिलता है वो आप इतने उसमें एनग्रॉस हो जाते हो कि आप निकल नहीं पाते. सो यू आर इनटू टैक्सेशन ओनली. यू आई हैव माई हैंड्स फुल. पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना चाहिए कि आप किस में आपको मज़ा आता है, वो आपका पैशन क्या है. इफ़ यू फॉलो योर पैशन तो आपको कभी पैसों की कमी नहीं लगेगी, आपको कभी थकावट नहीं लगेगी. इनकम टैक्स या फॉर दैट मैटर टैक्सेशन इज़ माई पैशन बेसिकली. अगर आपको सिविल में इंटरेस्ट है, आप सिविल करो, क्रिमिनल करो, मैट्रिमोनी करो, कॉर्पोरेट लॉ ज्वाइन करो, बट वन शुड आइडेंटिफाई कि क्या उसका पैशन है और पैशन को फॉलो करना चाहिए. थिंग्स विल हैपन. Thank you so much for joining us, sir. Thank you so much, Ruchesh थैंक ji. यू दीपक. Thank you so much. Thank you and all the best, Deepak. थैंक यू सर. Thank you so Thank much, you. sir. Thank you. I just want to tell you कि रुचेश जी की बुक का लिंक जो है नीचे मैं मेंशन कर दूंगा. आप वहाँ से उनकी बुक्स को परचेज कर सकते हैं और प्लीज़ रीड दैट पर्टिकुलर बुक, क्योंकि आप जो उसमें पढ़ेंगे वो आपने अभी तक नहीं देखा होगा. इससे पहले इस टाइप की कोई बुक नहीं आई है. आप उसको अगर थोड़ा सा भी अच्छे से अगर रीड कर लेंगे तो यू कैन फाइंड आउट कि टैक्स को आप और कौन कौन से सेक्टर्स में यूज़ कर सकते हैं. सो प्लीज़ गो एंड चेक आउट. थैंक यू.